हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1858 पर चर्चा की थी और ये देखा कि 1858 के अधिनियम से किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया और ब्रिटिश भारत को संचालित करने के लिए संरचनाओं का निर्माण किया। 1858 से लेकर के और 1860 तक 1858 का अधिनियम भारत में शासन संचालित करता रहा, लेकिन 1861 तक आते आते बहुत सारी कमियां स्पष्ट तौर पर नजर आने लगी, जिस कारण से अंग्रेजों ने भारतीयों के दिल बहलाने के लिए एक और अधिनियम उन संरचनाओं में सुधार करने के नाम पर किया और इसी अधिनियम को कहा गया भारतीय परिषद अधिनियम 1861, जिसमें प्रांतीय परिषदों को स्थापित किया गया, भारतीयकरण करने का प्रयास किया गया और विधायी प्रक्रिया का भी भारतीयकरण करने का प्रयास किया गया। हालांकि ये सब दिखावा था, जो आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम 1861 के अधिनियम को प्रारूपित कर लेते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं कि इसे हम कैसे पढ़ेंगे। ये आपका अधिनियम है। इसमें सबसे पहले हर अधिनियम में परिस्थितियों की परिवर्तनीयता को हमें जरूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि परिस्थितियां तय करती हैं कानून कैसे होंगे। तो परिस्थितियों की परिवर्तनीयता के बारे में देखेंगे हम कि क्या स्थिति है। फिर 1861 के तहत शासन की संरचना में क्या क्या परिवर्तन आए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे कि ये हमारा लिटमस टेस्ट है कि क्या शासन की प्रकृति में कोई परिवर्तन, स्वरूप में कोई परिवर्तन आया, क्या डेमोक्रेसी का समावेश हुआ, क्या डिवीजन ऑफ पावर यहां पर आया या नहीं आया। तो आइए सबसे पहले एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं कि 1860-61 के दौरान तत्कालीन परिस्थितियां कैसी हुआ करती थी, उस समय की परिस्थितियां क्या थी। 1857 के विद्रोह से एक बात तो जरूर हुई थी कि भारतीयों के अंदर अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का प्रस्फुटन हो चुका था। लोग ये पहचानने लगे थे कि हमारा भी कोई अधिकार है, लोग ये समझने लगे थे कि हमारी भी कोई जमीन है और इस जमीन के सर्वे सर्वा हम हैं, लेकिन हमें किसी अन्य ने अपना बंदी बना रखा है। तो जागरूकता लोगों के अंदर बढ़ने लगी थी और यह जागरूकता धीरे धीरे अब व्यापक रूप धारण कर रही थी। अब भारतीयों के द्वारा यह मांग की जाने लगी थी कि विधान परिषदों में हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो एक बड़ा कारण यहां पर इस अधिनियम को पारित करने का यह था कि भारतीयों को अधिकारों के प्रति जागरूकता का प्रस्फुटन होना और उनके द्वारा विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व की मांग करना। भारतीय प्रशासन जो भारत में संचालित किया जाता था वायसराय के माध्यम से या प्रांतीय स्तर पर लेफ्टिनेंट और गवर्नर्स के माध्यम से, उसकी कमजोरियां भी स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। 1858 के अधिनियम में केवल गृह सरकार अर्थात एसएसआई में परिवर्तन हुए थे। भारतीय प्रशासन तो जैसा पहले चल रहा था गवर्नर जनरल के द्वारा, वैसा ही वायसराय के द्वारा भी चल रहा था। तो इसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिए। एक तरीके से आप ऐसे कहें कि ब्रिटेन के द्वारा एक परिषद बना दी गई और वो परिषद अब भारतीय शासन को नियंत्रित कर रही थी। तो अब मांग उठना स्वाभाविक है कि साहब आपने तो अपने यहां पर बना दिया, हमारे ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक और संस्था बना दी है, लेकिन हमारे ऊपर जो शोषण चल रहा है उसमें तो आपने कोई काम नहीं किया। तो यह मांग उठना स्वाभाविक थी। इस दौरान जितने भी वायसराय थे, वायसराय एक ही होता था, बहुत सारे गवर्नर्स हुआ करते थे। तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की शक्तियां अपरिभाषित थी, मतलब इसमें कोई निश्चितता नहीं थी। इसके बारे में भी लोगों ने ऑब्जेक्शन करना शुरू किया।
शासन और शासितों के बीच में दूरी को कम करना अब ब्रिटिश शासन की आवश्यकता बन गई थी। तो इन सारी परिस्थितियों ने यह बात तो तय कर दी कि अंग्रेजों को कुछ ना कुछ परिवर्तन तो करना होगा, और विशेषकर भारत के अंदर वो परिवर्तन करना होगा। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में और गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की परिषदों में, इसके आधार पर ही, चूंकि ये परिषदों में परिवर्तन करना था, इसलिए भारतीय परिषद अधिनियम कहलाया। तो अब आइए हम देखते हैं कि इसमें भारत परिषद जो ब्रिटेन में रहती थी, क्या उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया गया? नो। इस परिषद में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अर्थात ये जो 15 सदस्यीय थी, 15 सदस्यीय ही रहेगी। 8 सदस्य जो महाराज के द्वारा, ब्रिटिश सम्राट के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, वो वैसा ही रहे। 7 सदस्य जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से आते थे, वो एज यूजुअल वैसे ही आते रहे। इसका आत्यंतिक नियंत्रण भारतीय प्रशासन पर रहा, वो वैसा ही बना रहा। ये भारत मंत्री के तौर पर ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस का सदस्य रहा, वो वैसा ही रहा। मतलब किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ यहां पर। अब बात आती है कि जो भारत के अंदर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, क्या उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया गया? तो यहां पर परिवर्तन हुए। अगर इन परिवर्तनों के बारे में हम देखें कार्यकारिणी परिषद में, तो सबसे पहले तो इसका विस्तार किया गया। सबसे पहले इसका नाम बदला गया। जो कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी, उसका नाम परिवर्तित करके इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके बाद इसका विस्तार भी किया गया। इसमें जो पहले 4 सदस्य हुआ करते थे, अब उसके स्थान पर 5 सदस्य कर दिए गए। जो 5वां सदस्य शामिल हुआ, वो एक कानूनी विशेषज्ञ के तौर पर शामिल किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक और विस्तार किया गया। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को भी बढ़ा दिया गया। अब अतिरिक्त संख्याओं की संख्या 6 से बढ़ा करके 12 तक रखने की व्यवस्था कर दी गई। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ कि ये जो सदस्य अतिरिक्त होंगे, ये 2 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाएंगे। एक जो बड़ा परिवर्तन दिखाई दिया यहां पर, इस 1861 के अधिनियम में एक प्रोविजन किया गया, उपबंध किया गया कि जब वायसराय की कार्यकारिणी परिषद कोई विधान परिषद के रूप में कार्य कर रही होगी, मतलब कोई कानून बनाने का काम कर रही होगी, तो उस दौरान कुछ गैर सरकारी सदस्य भी इस परिषद में शामिल किए जाएंगे। अब यहां आप देखो कि कुछ गैर सरकारी सदस्यों का पहली बार प्रवेश 1861 के अधिनियम में हुआ। यहां बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि इस अधिनियम के पहले जितने भी कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, वो सब के सब अनन्य रूप से सरकारी अधिकारियों से मिलकर के बनते थे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सब के सब सदस्य सरकारी अधिकारी थे। एक और परिवर्तन किया गया यहां पर, यहां विभागीय व्यवस्था को लागू किया गया। जैसे आप देखते हैं ना, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जिसको कह सकते हैं, पहली बार मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जिसको विभागीय व्यवस्था कहा गया, वो 1861 के अधिनियम में आई। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में कितने परिवर्तन हुए? ये सब 1 2 3 4 5 5 बड़े परिवर्तन जो आपको प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखना है। एक एक करके मैं आप लोगों को स्पष्टता तरीके से छोटे छोटे शब्दों में बताने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपकी परीक्षा के लिए ये प्रयोग हो सकें। और तो कितनी बातें आपने ध्यान रखी? एक तो कार्यकारिणी परिषद का नाम बदल गया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया। जो सदस्य थे 4 से बढ़ा करके 5 कर दिए गए। 5वां सदस्य कानूनी विशेषज्ञ के तौर पर लाया गया। इसके बाद गैर सरकारी सदस्य भी, अतिरिक्त सदस्य भी आ गए, और 6 से 12 सदस्य। विधान परिषद में कुछ गैर सरकारी सदस्य भी जब विधान परिषद के तौर पर कार्यकारिणी परिषद काम करेगी वहां आए। और जो कई बार प्रश्न पूछा गया है प्रारंभिक परीक्षा में कि विभागीय व्यवस्था कब लागू की गई, तो यह 1861 के अधिनियम के तहत लागू की गई। अब एक बात और, यहां पर
विधान मंडलों का भी गठन किया गया। इस अधिनियम में भारतीय विधानमंडल की नींव रखी गई। हालांकि उसकी शक्तियों को बहुत सीमित रखा गया था, कोई बहुत ज्यादा शक्तियां विधानमंडल को नहीं दी गई थी। मतलब शासन प्रणाली अभी भी आत्यांतिक नियंत्रण सिद्धांत पर आधारित थी, जिस पर एसएसआई का आत्यांतिक नियंत्रण था। विधानमंडल का निर्माण करने के बावजूद भी विधायन के बारे में प्रभावी शक्तियां वायसराय को रखी गई। मतलब एसएसआई का नियंत्रण तो है ही, और यहां पर भी वायसराय का नियंत्रण रहा। जैसे आप कुछ शक्तियों के बारे में देखें तो वायसराय कितना ताकतवर है। पहली बात, अगर कुछ विषय के संबंध में विधायन बनाना है तो वायसराय का पूर्वानुमोदन, प्री अप्रूवल अनिवार्य होगा, जिसके बिना विधान परिषद में कोई भी विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, अर्थात इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। तो प्री अप्रूवल की व्यवस्था थी यहां पर। दूसरी बात, जो विधेयक पारित कर दिए जाएं उन्हें वीटो करना या उनको सम्राट के लिए आरक्षित करने का प्रावधान भी था। तीसरी बात, अध्यादेश के द्वारा विधायन करने का अधिकार भी था। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस के द्वारा विधायन, मतलब वायसराय को किसी भी विषय पर ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार था। और यह वायसराय की एक असाधारण शक्ति थी, जो वायसराय को असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रदान की गई थी। वायसराय को बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश प्रांत में भी विधान परिषदें स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो इस तरीके से विधानमंडलों का गठन हुआ और उस पर काम करना शुरू हुआ। अब आइए चलते हैं तीसरे संरचना में क्या परिवर्तन हुआ। तीसरी संरचना आप जानते हैं प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद है, जो प्रांतों में है और गवर्नर्स या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के नेतृत्व में काम करती है। तो 1861 के अधिनियम में जिस प्रकार से वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में परिवर्तन किए गए, लगभग उसी तरीके के परिवर्तन प्रांतों की कार्यकारिणी परिषद में भी दिखाई दिए। हालांकि इन प्रांतीय परिषदों में कुछ मामलों की बाबत विधान प्रारंभ करने के लिए वायसराय की पूर्व अनुमति का होना आवश्यक था, तो वो नियंत्रण यथावत रखा गया। एक और बड़ा चेंज हुआ जो बहुत ही तथ्यात्मक है। बंबई और मद्रास की सरकारों से पहले कानून बनाने के अधिकार को छीन लिया गया था, और इस अधिनियम के द्वारा अब उन्हें दोबारा कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। एक जो बड़ी मजेदार बात यहां पर हुई वो ये थी कि भारतीयों को विधान परिषद में प्रतिनिधित्व मिला, लेकिन ध्यान रहे निर्वाचन अभी नहीं आया है। निर्वाचन, भारतीयों को नॉमिनेट किया जाएगा, मतलब भारत का व्यक्ति होगा, उसको इन परिषदों में, प्रांतों की कार्यकारिणी परिषदों में स्थान प्राप्त हुआ। अब ये जो परिवर्तन किए गए, अब इसमें तो आपने देखा कि कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में परिवर्तन हुआ, जो कितने रूप में आपने देख लिया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक तो विधानमंडल रखा गया, कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, नाम बदला गया, ये सब चेंज हुआ। प्रांतीय परिषदों में अगर हम देखें तो कुछ कुछ चेंज यहां पर हुए। अब यह बात आती है कि इन परिवर्तनों से क्या शासन का स्वरूप तानाशाही की प्रकृति से बदल गया? क्या लोकतंत्र आ गया? तो बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र का अभाव जैसा पहले था वैसा ही लोकतंत्र का अभाव बना रहा, क्योंकि जो भी गैर सरकारी सदस्य आए थे वो निर्वाचित नहीं थे, वो गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, मतलब वायसराय के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। विधान परिषद का सृजन तो किया गया, किंतु इसमें कोई विचार विमर्श नहीं होता था, बल्कि सदस्यों का काम था कि वायसराय साहब जो भी विचार आपके सामने प्रस्तुत करें उन पर आप विचार करिए, और यहां तक कि जो वायसराय साहब चाहते हैं वैसा ही आप उनको मंजूरी दे दीजिए, मतलब सहमति दे दीजिए। मंजूरी शब्द अच्छा नहीं है, सहमति दे दीजिए। यहां पर सदस्यों को प्राधिकारियों के प्रशासनिक कृत्यों और उनके आचरण
कि किसी भी रीति में आलोचना करने का अधिकार नहीं था। जो सदस्य थे विधान परिषद के, वो अधिकारियों की आलोचना नहीं कर सकते थे। तो फिर किस बात का लोकतंत्र? वो तो पूरी तानाशाही है। आपने कुल मिलाकर के मुंह में टेप लगा करके विधानमंडल में परिषदों को नियुक्त कर दिया है, जिनको सोचने का अधिकार तो है लेकिन बोलने का अधिकार नहीं है। वो अपने मन में सोच सकते हैं, विचार रख सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर, बाहर उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि सोचेंगे भी वही जो वायसराय चाहेंगे। अगली बात, क्या इस अधिनियम के तहत इलेक्शन का प्रोविजन हुआ क्या? तो बिल्कुल नहीं। गैर सरकारी सदस्यों का समावेशन होने के बावजूद यह विधान परिषद लोक प्रतिनिधि संस्था नहीं थी, क्योंकि जितने भी गैर सरकारी सदस्य थे वो जनता के द्वारा नाम निर्दिष्ट नहीं होते थे, जनता के द्वारा चुने नहीं जाते थे, बल्कि गवर्नर जनरल के द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाते थे। क्या यहां पर डिवीजन ऑफ पावर की कोई व्यवस्था थी? नहीं। सब के सब काम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पास थे और वायसराय के नियंत्रण में वो काम होता था। तो अभी भी कामों पर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और वायसराय का आत्यंतिक नियंत्रण विद्यमान था। तो ऐसी स्थिति में 1861 के अधिनियम में थोड़े से परिवर्तन किए गए, जो आप याद रख लें, जिनको मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो एक अधिनियम आपका 1861 का हो गया। अब अगला अधिनियम हमें करना है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, जो अगले वीडियो में हम लोग इसको करेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।